नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय सामाजिक विचारकों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने भारतीय राजनीति शास्त्र को, भारतीय समाज शास्त्र को, भारतीय दर्शन को, यानी जितने भी शिक्षा के आयाम होते हैं उन सबको छुआ है और इनको हम राष्ट्र निर्माता के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महती भूमिका अपनी निभाई थी। तो आज हम इनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नजर डालेंगे। जो भी मैं आज आपको बताऊंगा वो परीक्षा के लिहाज से बताऊंगा कि पुस्तक के बारे में या उनके विचारों के बारे में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। अगर वैसे उनके बारे में बताएं तो एक वीडियो नहीं, 4-5 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इंदौर में हुआ था। अब देखो, कई जगह कहते हैं कि इनका जन्म है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावाड़ी गांव में हुआ था। तो ऐसा नहीं है। इनका जन्म, इनके पिता थे राम जी, वो एक सैनिक थे और उनकी जो ड्यूटी थी वो इंदौर के अंदर महू क्षेत्र है। इंदौर के अंदर महू क्षेत्र है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। महार जाति, जो कि एक सैनिक जाति है, लेकिन सामाजिक रूप से वो निम्न जाति मानी जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रखर प्रवक्ता, सामाजिक न्याय, और आज 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? आज के दिन 20 फरवरी को 2009 से प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। दलित चेतना, दलितों के मसीहा के तौर पे हम इनको जानते हैं। और इनका जो बचपन का नाम था वो भीम सकपाल था। क्या था? भीम सकपाल। इनके पिता थे वो कबीर के अनुयायी थे, तो कबीर से ये काफी प्रभावित हुए। इन्होंने, अंबेडकर जी ने 3 जो लोग हैं उनको फॉलो किया है। एक महात्मा बुद्ध ने इनको सर्वाधिक प्रभावित किया है, फिर कबीर जी ने प्रभावित किया है, और ज्योतिबा फुले। क्योंकि प्रश्न ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रभावित नहीं किया, तो 3 ये नाम आ जाएंगे, चौथा कोई और नाम आ जाएगा। तो कबीर जी के अनुयायी थे, तो बचपन से ही कबीर जी का प्रभाव इन पे पड़ा। और इसलिए जाति व्यवस्था, क्योंकि कबीर जी जाति व्यवस्था के भी विरोधी थे, वो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, ना जाति को मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बचपन से ही इनका प्रभाव इन पे पड़ा है। केलुर्स के प्रयासों से, जो गायकवाड़ बड़ौदा है, उनके महाराजा के सहयोग से इनको स्कॉलरशिप मिली, जिससे इनकी आगे की जो पढ़ाई है वो जारी रह सकी। क्योंकि काफी तंगहाली में जीवन बीता है। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। कितनी संतान थे? 14वीं नंबर के संतान थे। तो इतने बच्चों को एजुकेशन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी बड़ा मुश्किल है, 2 बच्चों को बड़ा एजुकेशन मुश्किल से दिला पाते हैं। उस समय तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। और बचपन में ही इनका है जो माँ बाप में से इनका साया है वो उठ गया था। तो इनके सहयोग से स्कॉलरशिप मिलती थी 25 पैसे शायद तक। और उससे बाद में उन्होंने अपनी स्टडी है वो जारी रखी। स्टडी के अंदर बहुत ही प्रखर थे ये, और इससे ये अन्य लोगों को प्रभावित करते थे, और इसी वजह से इनको स्कॉलरशिप मिली थी। बाद में इन्होंने लेफ्टिनेंट के पद पे, बड़ौदा की सेना में लेफ्टिनेंट की नौकरी भी की थी, लेकिन बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। 1916 के अंदर कोलंबिया से अर्थशास्त्र में ब्रिटिश भारत में वित्त का उदय, ब्रिटिश भारत में वित्त का उदय कोलंबिया अमेरिका के अंदर है। अर्थशास्त्र के इन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया था। दूसरा शोध कार्य इन्होंने लंदन से किया था, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी। 2 शोध प्रबंध इन्होंने लिखे हैं। एक का विषय था ब्रिटिश भारत में वित्त का उदय, और दूसरा है द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी। और 1922 में इन्होंने बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। और 1923 के अंदर ये पुनः भारत में आ गए, और भारत में आके इन्होंने अपना जो डिग्री प्राप्त की थी बार एंड लॉ की, यानी उन्होंने वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया था। कब?
1923 के अंदर भारत में लौटने के बाद। अगर इनकी हम बात करें तो ये संविधान सभा में प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ढांचा समिति या डिजाइन जो कमेटी थी उनके अध्यक्ष थे। कई बार क्या होता है कि अब आप इस लेवल पे आगे हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या कहते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या है कि हम लिख देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 1949 के अंदर ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। दलितों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 के अंदर किया था। बाद में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कर दिया गया था। तो हो सकता है प्रश्न में यह भी आ जाए, निम्न में से किस सभा की, किस फेडरेशन की जो स्थापना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई है। और 1955 में इन्होंने बुद्ध सभा, भारतीय बुद्ध सभा, 1955 में भारतीय बुद्ध सभा की स्थापना है, गठन था, वो किया था। और ये पूंजीवाद के विरोधी भी नहीं थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध को भी पूंजीवाद का, यानी बौद्ध धर्म को भी पूंजीवाद का विरोधी नहीं माना है। आगे है, अगर हम पद्धति शास्त्र की बात करें, इनकी अध्ययन की पद्धति क्या है, तो काफी कुछ रिसर्च कार्य इन्होंने किए हैं। और इन्होंने अपने जो, क्योंकि इनका जो मुख्य कार्य है वो जाति व्यवस्था को लेकर है, हिंदू धर्म को लेकर है, दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने जो भी कार्य किया है, तो सारी के सारी उनका वही है फोकस। तो इसके लिए इन्होंने कई अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है, कई इन्होंने अध्ययन किए थे। 1937 से 47 के बीच में चुनावों का अध्ययन किया था और जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे उनका अध्ययन इन्होंने किया था। ये अपने अध्ययन के गहराई में जानने के लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी का भी सहारा लेते थे। और इन्होंने कह सकते हैं एक रूप से भारत विद्या शास्त्र का प्रयोग करते हुए पुरातत्व शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने इस ग्रंथों के अंदर उनकी बातों को नकारा है और कहा है कि ये जो कुछ लिखा गया है, ऋग्वेद का इन्होंने अध्ययन किया था, मनुस्मृति का अध्ययन किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये उस समय की उपज थी, ये कोई देवीय शक्ति नहीं थी। ऋग्वेद में जो लिखा गया है वो किसी ईश्वर ने नहीं लिखा है, वो तो इंसानों ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए जो कुछ लिखा है। अंबेडकर जी प्रभावित थे किनसे? प्रोफेसर ड्यूम्बी, टी.एच. ग्रीन, फेबियंस एडविन और सेमिंग मैन जैसे विद्वानों के विचारों और आदर्शों से प्रभावित रहे हैं। अगर हम इनके समाजशास्त्र की बात करें तो इनके समाजशास्त्र को हम अधीनस्थों का समाजशास्त्र कह सकते हैं। सब अल्टर्न सोशियोलॉजी से मुख्य रूप से रणजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन तीनों का नाम आता है। मातहतों का समाजशास्त्र या अधीनस्थों का समाजशास्त्र, तो इसमें रणजीत गुहा ने इसकी शुरुआत की थी, डेविड हार्डीमैन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1930 में वैसे तो इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 के अंदर जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के तौर पे भाग लिया था। और 1932 में अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था, जिसका महात्मा गांधी जी ने विरोध किया और उसके विरोध में अनशन किया। और बाद में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो ये डेट पूछी जा सकती है, कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 को। तो उन्होंने कहा था कि पृथक से निर्वाचन न देकर इनके लिए हिंदुओं के अंतर्गत ही निर्वाचन की व्यवस्था है वो की जाए। तो यहां से पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उदारवादी व्यक्तित्व के धनी थे। तो आज जैसे कि मैंने चर्चा की थी कि 20 फरवरी 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 2023 में अब की बार इसकी थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना। ये इस वर्ष की थीम है। अब हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे? तो ये इन्होंने जाति व्यवस्था को और हिंदू धर्म को दोनों को ही नकारने लायक माना है और दोनों के ही विनाश की बात इन्होंने की है कि ये दोनों
ही असमानता पर आधारित, अस्पृश्यता पर आधारित व्यवस्था है। तो उन्होंने असमानता के लिए जाति व्यवस्था और जो असमानता पर आधारित जो जाति व्यवस्था है और जो अस्पृश्यता है उसके लिए हिंदू धर्म को उत्तरदायी माना है कि हिंदू धर्म के कारण ये जातिगत असमानता है। और इन्होंने जाति व्यवस्था उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत थे उन सबका अध्ययन किया और उन सबको त्रुटिपूर्ण माना था। और जाति के बारे में कहा था कि जाति की परिभाषा क्या है, पूछी जा सकती है कि जाति एक ऐसी स्थायी एवं निश्चित इकाइयां है जो आम जन को कृत्रिम रूप से विभाजित करती है। क्या करती है? आम जन को नेचुरल रूप से नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं करती है। ये इकाइयां हैं, स्थायी है, निश्चित है, जो आम जन को कृत्रिम रूप से प्रभावित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जातीय व्यवस्था के अंदर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यही की कि अंतर्विवाह की प्रथा ने इसको एकजुट रखा है। तो इसमें के लिए उन्होंने मनु की आलोचना की और कहा कि इनकी जो व्यवस्था है, मनु की जो व्यवस्था है वो शूद्रों को दास बनाने की है। क्योंकि ये जो दास, एक प्रकार की दास प्रथा है, ये क्या है? जाति व्यवस्था एक प्रकार की दास प्रथा है जो दलितों तक सीमित है। जो ऊपर की जो 2-3 जातियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, उनमें तो कोई सेवा नहीं करता है, केवल दलित ही क्यों सेवा करते हैं। तो ये एक दास प्रथा है जिसमें केवल दलितों को सेवा करनी पड़ती है। इसके इन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि उपनयन संस्कार तो होता ही नहीं है दलितों को, तो फिर तो उनको शिक्षा ही नहीं मिलती है। फिर ये आश्रम व्यवस्था कैसे बन गई? ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य जैसे जिसमें शिक्षा ग्रहण की जाती है, और ब्रह्मचर्य की शुरुआत किससे होती है? उपनयन संस्कार से होती है। और दलितों को जब उपनयन संस्कार ही नहीं होता, जब शिक्षा ही नहीं मिलती, तो काहे का आश्रम व्यवस्था? इस प्रकार की चर्चा उन्होंने अपने पूरे अध्ययन के दौरान की है और कहा था कि जाति दुनिया के अंदर सामाजिक स्त्रीकरण का सबसे कठोरतम रूप है, क्योंकि इसमें परिवर्तन संभव ही नहीं। वर्ण की बात, तो इन्होंने वर्ण की भी आलोचना की। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है हु वर शूद्राज, भी शूद्र कौन थे, इसकी भी हम चर्चा अभी आगे करेंगे। तो वर्ण की उत्पत्ति की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो आर्य थे और द्राविड़ सभ्यता थी, उससे पहले भी आदिवासी समूह थे। क्या थे? आदिवासी समूह थे। और ये आदिवासी पिछड़े वर्ग से संबंधित थे। क्या थे? पिछड़े वर्ग के सदस्य थे और ये हिंदू समाज का हिस्सा नहीं थे। यानी जब प्रारंभिक में जो वर्ण थे, कहते हैं कि वर्णों की व्यवस्था किसने लागू की थी? आर्यों के आगमन के बाद वर्ण लागू हुए थे। और प्रारंभिक में 3 ही वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 3 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 ही प्रकार के वर्ण थे। और जो पहले आदिवासी लोग थे जो पिछड़े वर्ग के अंदर आते थे, क्षत्रिय वर्ग के अंदर इनको इन्होंने शामिल किया था। बाद में ब्राह्मणों का और क्षत्रिय वर्गों का, इन पिछड़े वर्गों का आदिवासियों के बीच में संघर्ष हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने बदला लेने के लिए चौथे वर्ण की उत्पत्ति की, जिनमें इनको रखा। और यहीं से शूद्राज की चर्चा उन्होंने की थी कि उनकी उत्पत्ति होती है और उनका धीरे धीरे उपनयन संस्कार है वो बंद कर दिया। और बाद में वो प्रारंभिक में हिंदू समाज के हिस्सा नहीं थे और 4 वर्ग बन गए थे जो प्रारंभ में नहीं थे, ये पिछड़े थे। और बाद में इनके ब्राह्मणों के साथ संघर्ष के कारण इनकी उत्पत्ति है वो हुई है। तो आर्यों के आगमन से भी पहले इन्होंने कहा था कि भारत के अंदर 3 प्रकार की प्रजातियां थी। 3 प्रकार की प्रजातियां कौन कौन सी थी? मंगोलायड थी। कौन थी? मंगोलायड, द्राविडियन और ऑस्ट्रेलोइड। ये 3 पहले प्रजातीय समूह थे। चौथा आर्य प्रजाति के लोग आए थे। और इन्होंने कहा था कि वर्ण शब्द का अर्थ त्वचा के रंग से है। वर्ण का अर्थ त्वचा के रंग से है। अभी एक प्रश्न आया था 2nd ग्रेड राजस्थान के अंदर कि जीएस घुरिये के अनुसार वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ क्या, जाति है या रंग है? तो वहां पे भी उन्होंने भी वर्ण का अर्थ है वो रंग से लिया है। यानी रंग के आधार पर भेदभाव करने के लिए ये व्यवस्था है वो रची गई है। इसलिए अपनी पुस्तक अनहिलेशंस ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश
नामक पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था के समूल विनाश की बात है कही है। लेकिन यहां पे एक बात और करने वाली होगी कि इन्होंने जो वर्ग की बात कर ली, वर्ग शोषण की बात कर ली कि हमेशा से ही दलितों का शोषण होता रहा है, तो ये विचार उनके कार्ल मार्क्स से मिलते हैं। ये यहाँ पे वो कार्ल मार्क्स और बुद्ध की तुलना भी करते हैं। कार्ल मार्क्स का भी काफी अध्ययन है वो किया है, लेकिन कार्ल मार्क्स और अंबेडकर के बीच में जो मुख्य रूप से अंतर है वो क्या है, वो तरीकों के लेके इन्होंने हिंसात्मक तरीकों का अध्ययन है वो नहीं किया है, और ये ज्योतिबा फुले से भी प्रभावित थे। सामाजिक न्याय की जो अवधारणा थी, इनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा ज्योतिबा फुले से प्रभावित रही है। लेकिन यहाँ मार्क्स के हिंसात्मक तरीकों का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने अहिंसात्मक तरीके से जाति व्यवस्था के विनाश की चर्चा की है। अब कि जाति व्यवस्था के विकास के लिए कौन कौन से कारक बताए हैं, तो ये कारक बताए गए हैं: वंशानुगत व्यवसाय, ब्राह्मणों की स्वयं को शुद्ध रखने की इच्छा, राज्य के कठोर एवं एकात्मक नियंत्रण की कमी, अवतारवाद एवं कर्म का विश्वास, भारतीय प्रायद्वीप का भौगोलिक स्थिति, क्योंकि जाति व्यवस्था है वो केवल भारत के अंदर है। कहाँ है? भारत की जाति व्यवस्था भारतीय समाज की अद्वितीय विशेषता है, यानी ऐसी व्यवस्था या सामाजिक सत्रीकरण का ऐसा स्वरूप दुनिया में कहीं नहीं है, अद्वितीय। और इसका कारण वो मानते हैं भारतीय प्रायद्वीप को और हिंदू समाज का स्तर प्रकृति को जाति व्यवस्था के विकास के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो ये कारण इन्होंने बताए हैं। बौद्ध धर्म पर क्या विचार है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुद्ध एवं इनके धर्म का भविष्य, बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, 1950 के अंदर। तो इसमें उन्होंने भारत के लगभग बड़े बड़े जो ईसाई थे, सिख धर्म है और इस्लाम धर्म है, इन सब का अध्ययन किया था, और फिर उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म पे अपनी रुचि है वो प्रकट की है। 1935 के अंदर इन्होंने धर्मांतरण की घोषणा कर दी थी कि मैं धर्मांतरण में हिंदू के रूप में जन्म मैंने जरूर लिया है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहते। तो फिर भारत के जितने भी बड़े बड़े धर्म थे ना, इन्होंने सब अपने प्रतिनिधि भेज दीजिए कि हमारा धर्म है वो स्वीकार कर लीजिए। लेकिन इन्होंने बुद्ध धर्म पे अपनी आस्था प्रकट की, और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, धर्म है वो नियमों का धर्म है, रिलीजन ऑफ रूल्स है, एक नियम सूची है। और इस कारण इसका जो व्यवस्था बनी आ रही है, इसका लोग पालन क्यों करते हैं कि ये घोर रूप से ये कठोरता के साथ धार्मिक है। तो धार्मिकता के कारण, धार्मिकता के डर के कारण, इन नियमों के डर के कारण लोग इनका पालन करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इनकी रचना की है, न कि देवताओं ने की है। तो इसलिए ये नियमों का धर्म है। और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म को नियमों का धर्म नहीं होना चाहिए था, सिद्धांतों का धर्म होना चाहिए था। इन्होंने नियमों के धर्म की बजाय सिद्धांतों के धर्म को स्थापित करने पे बल दिया। और बाद में गांधी जी की मृत्यु के बाद में, ये 1935 में ही कर रहे थे, तो बाद में मान भी गए थे धर्मांतरण नहीं करने के लिए। फिर 14 अक्टूबर, इसी दिन जन्म हुआ था, 14 अप्रैल को, इसी तारीख को, और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर लगभग अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म है वो ग्रहण कर लिया था। और इसको कुछ दिवस के रूप में मनाते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे है कि बौद्ध धर्म का इन्होंने क्यों किया, कि ये बौद्ध धर्म है वो समतावादी है, बौद्ध धर्म स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थक है, बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो जन सामान्य की भाषा पाली है, संस्कृत नहीं है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ये आत्मा और ब्रह्मा जी में विश्वास नहीं करते हैं। ये परलोकवाद, भाग्यवाद, जन्म जमानंतरवाद, अवतारवाद, स्वर्ग नरक, अलौकिक सत्ता के सारे पाखंडों से मुक्त है और इसके जरिए हो जाता है। तो बौद्ध धर्म है, भारत के अंदर जितने भी धर्म हुए हैं, तो जो बौद्ध धर्म है वो स्वयं की अनुभूति से जन्म लिया है। बुद्ध ने जो एक मनुष्य का चरम रूप हो सकता है,
क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक अलग प्रकार का है, क्योंकि मैं भी जो बुद्ध की विचारधारा है उसको फॉलो करता हूं, और वो कहते हैं कि प्रत्येक, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का एक विचार अपने लिए जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो कोई भी लक्ष्य कर रहे हैं, तो वो कहते हैं अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपना दीपक खुद बनो। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। तो जब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमें कुछ मंजिल को पाना है, हमें कोई टारगेट हमने डिसाइड कर रखा है, तो दूसरे आपको रास्ता तो दिखा सकते हैं। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, या और कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, बड़े बड़े महान लोग हुए रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो। चीजें तो जब हम खोजने का प्रयास करेंगे, हम रास्ते पे निकल पड़ेंगे, तो सहयोग करने वाले तो लाखों हजारों मिल जाएंगे। आप अपना टारगेट डिसाइड कीजिए, फिर देखना उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरी सृष्टि आपका साथ देगी। तो ये इनकी बुद्ध जी की जो शिक्षा है वो हमारे लिए यहाँ पे उपयोगी होती है, और ये जातिवाद का विरोधी है। जैन और बौद्ध धर्म है या सिख धर्म है, वो जातिवाद के विरोध के कारण ही उत्पन्न हुए थे। मेन उनका वहीं से उदय होने का कारण है। इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए, अम्बेडकर जी ने दलितों के उद्धार के लिए जाति प्रथा का विरोध किया था, बौद्ध धर्म का समर्थन किया था, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किया था, दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश दिलाने का अधिकार दिलाया था, सरकारी नौकरी में आरक्षण की चर्चा इन्होंने की थी। साथ में ये भी कहा था कि है वो योग्यता को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो आरक्षण भी जरूरी है और योग्यता का आधार भी जरूरी है। औद्योगिकरण का समर्थन किया। आगे है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो जाति को लेकर या अन्य बातों को लेकर जो विवाद है, उन पे भी हम एक नजर डाल लेते हैं। गांधी जी एक सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं जाति व्यवस्था के अंदर, कि जाति तो पहले इन्होंने जाति व्यवस्था की पैरवी की थी, बाद में इन्होंने कहा था कि जाति को है वो वर्ण व्यवस्था में बदल देना चाहिए, क्योंकि जातियां तो हजारों की संख्या में, वर्ण है वो कम हो जाएंगे। तो ये सुधार होना चाहिए जाति व्यवस्था में, जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंबेडकर के अनुसार ऐसा किया जाना संभव नहीं है। गांधी जी हृदय परिवर्तन, आर्थिक सुधार, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता से जाति की बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे, जबकि अंबेडकर जी इसको अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण, शोषणकारी, राष्ट्र विरोधी व्यवस्था मानते हैं और इसके समूल विनाश, समूल समाप्ति के पक्षधर रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर है। धर्म ग्रंथों की चर्चा है वो गांधी जी धर्म ग्रंथों का इतना विरोध नहीं करते हैं, या इन्होंने वहाँ से बहुत कुछ लिया है। धर्म की वो सकारात्मक परिभाषा को लेते हैं, जबकि अंबेडकर जी नकारात्मक परिभाषा को लेते हैं और इन पे विश्वास नहीं करते हैं। तो धर्म ग्रंथों को लेकर भी और गांवों के विकास को लेकर भी गांधी जी गांवों का समर्थन करते थे, और अंबेडकर जी ने कहा कि ये एक यूटोपिया यानी एक कल्पना लोक की बात है, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता कि गाँव में अब जाए। हाँ, कुछ बातों को लेकर था कि इनका उत्थान होना चाहिए, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन है वो मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार के लिए विचार हैं, कुछ इनमें समानता भी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनकी पुस्तकों से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो पुस्तकें कौन कौन सी लिखी है? तो दो पुस्तकें हैं। जो प्रारंभिक पुस्तक है वो है द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये भी इनके शोध का प्रबंध था, 1923 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तकों पे विस्तार से चर्चा करने वाली है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। फिर कभी जब मौका मिलेगा तो पूरा डिटेल के अंदर इनकी पुस्तकों पे चर्चा करेंगे। अनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, 1935 के अंदर लाहौर के अंदर इस पे इनकी स्पीच होनी थी जो नहीं हो पाई थी। द बुद्धा एंड हिज धर्मा, बहिष्कृत भारत मराठी के अंदर पत्रिका। थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का विचार। हु वर द सुद्राज, ये पुस्तक इन्होंने ज्योतिबा फुले को समर्पित की है। तो इन पे हम चर्चा कर चुके हैं कि पहले 3 वर्ण थे, चौथा वर्ण नहीं था, पिछड़े वर्गों से संबंधित थे। बाद में इनको उपनयन संस्कार से रोक दिया गया था, और बाद के अंदर सूर्यवंशी, पहले तो क्या थे कि आर्यों के अंदर जो थे वो सूर्यवंशी थे, सुद्राज थे,
और बाद में धीरे धीरे इनको अलग कर दिया गया। फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म, रिडलेस ऑफ हिंदुज़म, द अनटचेबलिट हु वर दे, इस पे भी इन्होंने काफ़ी चर्चा है वो की है। ये पुस्तक भी कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आगे है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबलिट्स, द इवोल्यूशन ऑफ प्रीवियसियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये इनके शोध का विषय था। एसे ऑन अनटचेबिलिटीज एंड अनटचेबिलिटी, थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने में मुझे परेशानी होती है तो थोड़ा आप समझ जाइए। हाँ, कई बार आते हैं मेरे पास सर कि आप पता नहीं किस दुनिया के हो, किस देश के हो, आपको बोलना नहीं आता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इस पे मेरा काम है वो जारी है। लेकिन अगर किसी को पेड़ गिनने हैं तो वो मेरे शब्दों पे जा सकता है, और जिसको आम खाने हैं वो समझ जाए। आगे है स्टेट्स एंड मेजोरिटीज, कास्ट इन इंडिया 1961, मूक नायक, ये समाचार पत्र है मराठी के अंदर, मूक नायक। बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ रिलीजन, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, पाकिस्तान एंड माइनॉरिटीज 1947 के अंदर, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। जो अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो हमारी, क्योंकि वीडियोस तो मैं सारे के सारे यूट्यूब पे ही उपलब्ध कराता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 10 वीडियोज यूट्यूब पे देता हूँ और बाद में कोई चैनल पे देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो जिनको फ्री पढ़ना है तो वो यूट्यूब चैनल पे जितना भी मेरा कंटेंट होता है एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं देता हूँ मैं, वो है, इस मामले में कोई भेदभाव नहीं है। तो वो यहाँ पे देख ही रहे हैं और क्लासें हैं वो कंटिन्यू होती ही रहेगी। जिनको एक ऐप का नाम है सोशियोलॉजी क्लासेज हिंदी, तो इसके अंदर टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज है वो इसमें संभव नहीं है, ऐप के अंदर या होता है तो ऐप के अंदर एक सिस्टमेटिक ढंग से टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर मैं ये वीडियोस भी डाल देता हूँ, इनकी पीडीएफ भी डाल देता हूँ। पीडीएफ है वो केवल ऐप पे ही होती है। तो मेन तो टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर जो ओल्ड पेपर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, और ये क्लास है वो सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाती है। ये क्या है, जो क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में ऐप पे आपको फ्री के रूप में मिल जाती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक वाइज। तो ये 3 चीज़ तो है वो ऐप पे आपको फ्री रहती है, ओल्ड पेपर्स, पीडीएफ और क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज। टेस्ट के लिए आपको कुछ है वो पे करना पड़ता है, कोई ज़्यादा नहीं है, जितना मार्केट के अंदर चलता है उससे नाम मात्र का, ताकि क्योंकि इसके भी कई रीज़न है, मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।